Hello everyone, good afternoon. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके कोमल, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, so shall I start or we should wait for some more people? Okay, so in the last lecture, yesterday we have started this topic, time value of money. हमने इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया था, बट वी स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. तो कल में जो भी हमने डिस्कशन किया था, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी. Give me a minute. Excuse me, everyone. I'm just giving a call. Okay. So we covered yesterday about the introduction, that what exactly is the time value of money, क्या कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने कल कवर कर लिया था. हमने रीजंस भी कवर कर लिए थे कल, दैट व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्स प्लेस, कि वैल्यू जो है वो चेंज होता है मनी का टाइम के हिसाब से. ये क्यों होता है, ये रीजंस भी हमने कल चेक कर लिए थे. इन्फ्लेशन, रिस्क, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. नाउ वी विल further take further this particular thing we will cover in this topic is importance of time value of money. इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो ये टॉपिक है, बेसिकली हमें इसको स्टडी करना, इसको कंसिडरेशन में अपने बिजनेस में लाना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें कंसिडर क्यों करना पड़ेगा जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, या हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या फाइनेंशियल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, या कुछ
कुछ भी ऐसी बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडरेशन के क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें करना पड़ रहा है ये, दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस इज। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि हमें क्यों करना चाहिए। द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने में इंपॉर्टेंस है। जब भी कभी एक फाइनेंस मैनेजर के जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फाइनेंस मैनेजर के फंक्शंस में जो हम पढ़ चुके हैं कि उसको कैपिटल बजटिंग करना होता है, उसको इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, उसको फर्दर सरप्लस को मैनेज करना होता है, या जो भी हमने फंक्शंस पढ़े थे, उन सब डिसीजंस में इसकी इंपॉर्टेंस है। ये तो हमने बता दिया था कि फाइनेंस मैनेजर को ये सब काम करने हैं, बट करने के लिए उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? कोई भी बिजनेस है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है या एक अच्छे लेवल का बिजनेस है, बड़े लेवल का बिजनेस है, लार्ज स्केल पर बिजनेस हो रहा है, हर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज में फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स तो फाइनेंस ही है, पैसा ही है, फंड्स ही है बिजनेस के लिए, और वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, कम से कम होता है हर किसी के पास पैसा। किसी के पास भी ऐसा कभी नहीं होता कि अनलिमिटेड पैसा हो, कि कितना भी पैसा वो लगाता जाए, लॉस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। एवरीबडी यूजेस द फंड्स एंड इन्वेस्ट देयर मनी वेरी रैशनली, सो दैट उसका वेस्टेज कम से कम हो और हम आगे उसको प्रोसीड कर पाएँ। सो दी स्मॉल बिजनेसेस ऑफन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बट हर बिजनेस, इवन इफ इट इज लार्ज ऑल्सो, दे हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस ऑपरेशंस, एक्टिविटीज एंड एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास पैसा, हम बात कर रहे हैं फंड की, हम बात कर रहे हैं कि फंड हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें उसका वैल्यू तो पता होना चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस मनी का क्या वैल्यू है, दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Okay, one of the factors we have to look it as how to invest is the time value of money। कि मतलब हम अगर आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, so we should be considering what exactly is the value of money in today's time। अगर हम उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फ्यूचर में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं कि हमें वो इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में करना है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, तो क्या सेम वैल्यू रहेगा उस पर्टिकुलर मनी का? अगर नहीं और वैल्यू कम होगा तो हमें पर्टिकुलरली उतना अमाउंट का मनी ना रख के कंसिडर करना पड़ेगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी while making the investment decisions। same is the case, importance time value of money की capital budgeting में भी है कि when a business chooses to invest money, पहला तो वो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ले लिया कि ठीक है हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लगाना है, या ये हमारे ऑपरेशंस होंगे, ये हमारा गोल है जो हमें अचीव करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज एक्सपेंशन करना है या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वट। जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड कर लिया है, उसके बाद कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब आता है तो बिजनेस चूज करता है कि हमें कहाँ से किस किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, या तो वो एक्सपेंशन हो सकता है, या कुछ नया परचेज करने के लिए, कोई एसेट परचेज करने के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं, कुछ और एक्वायर करना चाहते हैं हम, या ऑल टुगेदर न्यू डिवीजन ही हम स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि ओनर एक ही है लेकिन बिजनेस कोई दूसरा है जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में भी हमको कैपिटल बजटिंग करना है। इट मे बी ईयर्स बिफोर देन द प्रोजेक्ट बिगिंस। मतलब आज हम अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सपोज मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस चलता है फॉर एग्जांपल, और मैं दूसरा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, न्यू बिजनेस ऑल टुगेदर नया स्टार्ट करना चाहती हूँ, और वो स्टार्ट होने में शायद 5 साल बाद, मैं आज प्लानिंग कर रही हूँ कि 5 साल बाद मैं स्टार्ट करूँगी, फोकस करूँगी उस पर, कुछ भी करूँगी। तो अगर मैं वो कैपिटल बजटिंग की डिसीजन आज ले रही हूँ फॉर अ न्यू ब्रांच, फॉर अ न्यू बिजनेस, तो आज की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो सेम रहेगा 5 इयर्स बाद या नहीं रहेगा, वो भी मुझे कंसिडर करना चाहिए, करना पड़ेगा। अदरवाइज वो डिसीजन जो हुआ वो उतना प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल नहीं होगा। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, घट जाएगा कुछ टाइम के बाद, और फिर मेरा जो भी मैंने फोरकास्टिंग किया है या डिपेंड करा है, प्लान करा है, वो प्लानिंग एज पर माई प्लान मूव नहीं करेगी, इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं हो पाएगा जैसा कि हमने प्लान किया होगा। यही रीजंस होते हैं कि हम कई बार हम प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन सक्सेस हमको उतना मिलता नहीं है, क्योंकि हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं करते हैं। ये फैक्टर कोई कंसिडर ही नहीं करेगा। अगर कोई सोचेगा कि ठीक है 10 करोड़ रुपया चाहिए हमको एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आज,
तो हम सोचेंगे ठीक है हम ये बिजनेस 5 साल बाद स्टार्ट करेंगे, हम उतना ही पैसा लेके चलते हैं कि 5 साल बाद भी उतना ही पैसा चाहिए होगा। हाउएवर ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। अगर हम प्लान इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली फेल्योर मिलेगा या उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिलेगा जैसे प्लान किया है। 5 ईयर्स के बाद तो हमें पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, आज चाहिए जो पैसा चाहिए। सो वी कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें वाइल इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट it moves or it implements, everything gets implemented as per our plan and we get the success the way we want, the way we have actually set it. Now example अगर हम शो करते हैं, एक एग्जाम्पल शोइंग मेथड्स ऑफ TVM इज यूज्ड बाय फर्म इन मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। कोई भी हम डिसीजन, जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको 10,000 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल दिया था फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 रुपया, ये वाला एग्जाम्पल जो हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि आज 10,000 रुपये की वैल्यू जो है वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है। उसका परचेजिंग पावर वैल्यू फॉर श्योर कम हो जाएगा और इंटरेस्ट के हिसाब से जो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं हम, उस वो वैल्यू ऐड हो जाएगा उस पैसे में। ओके तो बेसिकली मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, दो मेथड्स होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR बोलते हैं हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। NPV आपको आगे स्लाइड्स में आगे कहीं पर भी NPV मिलता है, दैट मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दो मेथड्स हैं जो पॉपुलर मेथड्स हैं बेसिकली टू कैलकुलेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Time value of money establishes that there is a preference of having money at present than a future point of time. हम जो मनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं या फ्यूचर वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी समझाऊंगी कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सपोज आज 10,000 रुपया हमारे पास है या आपके पास 10,000 रुपीज़ है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000 रुपीज़। इस 10,000 रुपीज़ की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल के पास 10,000 रुपीज़ है और उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप आज पैसा ये नहीं लेके आप 3 साल बाद ये पैसा लेना। तो एवरीबडी वुड प्रेफर दैट ही वुड बी गेटिंग दिस अमाउंट टुडे इटसेल्फ, सो दैट आज के टाइम में जो भी हम प्रोक्योर कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ में, शायद वो हम 3 साल बाद चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। देर इज़ लाइक always there is an always increase in the prices of the products which we want। एक साल के बाद प्राइस बढ़ ही जाता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आप अपने डे टू डे लाइफ की ले लो जिसमें जो हम कंज्यूम करते हैं, चीज़ महंगी ही होती है, कुछ मंथ्स में ही पैसे बढ़ जाते हैं चीज़ों पे। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें हम आज 10,000 रुपये में खरीद पाएंगे वो फॉर श्योर 3 ईयर्स के बाद 10,000 रुपीज़ में हमें नहीं मिलेगा। शायद उनकी कॉस्ट 11 हो गई हो, 12 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उसका जो पैसे का जो प्राइस है वो बढ़ ही सकता है। तो बेसिकली 10,000 रुपये की वैल्यू कम हो गई, तभी वो प्रोडक्ट हमें सेम प्रोडक्ट डिफरेंट टाइम में सेम प्राइस पे नहीं मिल रहा है, डिफरेंट टाइम पे मिल रहा है, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पे मिल रहा है। बिकॉज क्योंकि अब ये दो एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल को ऑफर किया है कि 10,000 रुपीज़ आप आज लो या आप 3 ईयर्स के बाद एक्सेप्ट करो, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर टू एक्सेप्ट इट टुडे एंड नॉट आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। बाय रिसीविंग 10,000 रुपीज़ टुडे यू कैन इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर मनी। ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू वैसे तो कम होगा, मार्केट वैल्यू तो कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर अमाउंट का कम हो जाएगा, बट हमारे पास एक ऑप्शन है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल में, 2 साल में, वट एवर टाइम गिवन टाइम है, उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसकी फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इट समवेयर। हम कहीं पर भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट्स में, या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सेविंग ही कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो वो 10,000 रुपये पे कुछ तो बैंक इंटरेस्ट देगा ही, तो वो 10 का कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा 3 ईयर्स के बाद अगर हम उसको खर्च नहीं कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल ये अब आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इफ यू चूजिंग, देयर आर 2 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए आपको दिखा रहा है फ्यूचर वैल्यू, ऑप्शन बी आपको दिखा रहा है कि अगर हम फ्यूचर वैल्यू की जगह पे आज हैं तो 3 साल पहले की वैल्यू क्या रही होगी उस पर्टिकुलर अमाउंट की, वो दोनों चीजें दिखा रहे हैं। इफ यू आर चूजिंग ऑप्शन ए, योर फ्यूचर वैल्यू विल बी 10,000 रुपीज प्लस 10,000 रुपये की वैल्यू 3 साल के बाद क्या होगी, 10,000 तो है ही आपके पास, पूरा अमाउंट उतना तो है ही पर जो है हमारे पास, प्लस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी जो आप 3 ईयर्स में अर्न करेंगे वो भी ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 10,000 रुपया हमको 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ये,
एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हमको मिल रहा है 4.5%। तो पहले साल में 10,000 रुपए पे जो यहाँ पर जो ये फर्स्ट ईयर में आपके पास वैल्यू हो जाएगा 10,000 का, 10,000 रुपीज तो है ही, प्लस 4.5% के हिसाब से 450 रुपया और ऐड हो गया। तो अब आपके पास 10,000 की जगह इसका वैल्यू 10,450 आपके पास आ गया है। सेकेंड ईयर में फिर से जब हम 4.5%, अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 10,000 का नहीं करेंगे, 450 भी ऐड हो चुका है आपके अब जो इनकम में। तो 10,450 जो आपके पास अब अमाउंट है या सेविंग है या आपका वैल्यू ऑफ मनी जो 10,000 है वो इंक्रीज होकर 450 हो गया है। उस पर अब आप 4.5% जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो 10,920 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में इसका वैल्यू देखिए 920 बढ़ गया। मतलब पहले साल में वैल्यू कुछ आज की डेट में नाउ में वैल्यू 10,000 था, नेक्स्ट ईयर में 10,450 हो गया, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में 10,920 रुपया हो गया, और थर्ड ईयर में फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 4.5% के हिसाब से, तो हम कैलकुलेट करेंगे 10,920 पे, क्योंकि 920 भी अब ऐड हो चुका है आपके 10,000 में। इट इज नॉट जस्ट 10,000 बट नाउ इन द सेकेंड ईयर इट इज 10,920। सो द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर थर्ड ईयर वुड बी 11,400 समथिंग। तो ऑब्वियसली जो हमने ये एग्जाम्पल दिया था कि एक इंडिविजुअल को हम 10,000 रुपया आज देते हैं या 3 साल बाद देते हैं, तो वो आज प्रेफर क्यों कर रहा है लेना, क्योंकि वो इस पर उसके पास ऑप्शन है, वो इंटरेस्ट कमा सकता है। 3 साल बाद उसने 10,000 रुपये को 11,411 रुपये कर लिया अपने पास। ठीक है, तो टाइम वैल्यू उसने अपना वैल्यू ऑफ मनी 10,000 का इंक्रीज तो कर लिया, शायद उसका परचेजिंग पावर जो था वो 10,000 रुपए से, अगर 10,000 रुपए से सेम चीज अगर उसके पास रहता, सेम अमाउंट उसको अगर मिलता 3 साल बाद, तो 10,000 रुपए में वो चीज डेफिनेटली नहीं खरीद पाता आफ्टर 3 years जो वो आज खरीद पा रहा है। So figure shows that it is the value of money is increasing by time if you are investing. तो रैशनल कंज्यूमर जो होगा या रैशनल फाइनेंस मैनेजर जो भी होगा, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम पर ये सोच के चलेगा कि पैसा मैं अपने घर में ना रखूं। यही पैसा अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता, 10,000 रुपये अपने घर में ही रखा रहता उसने और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो 10,000 ही रहता फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। अगर वो खर्च नहीं भी करता तो भी 10,000 रुपया ही रहता थर्ड ईयर में। लेकिन रैशनली जब हमने उसको इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमने देखा कि अगर हमारे पास इतना पैसा है जो आइडल पड़ा हुआ है, तो बिजनेस में भी अगर कोई पैसा ऐसा है फाइनेंस मैनेजर के पास जो उसको लगता है कि आइडल है, तो रादर कि वो अपने पास बिजनेस में रखे पैसा, उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। या तो वो एक्सपैंड करे, या कुछ भी नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे, बैंक में डाल के रखे कि उसको एटलीस्ट इंटरेस्ट आए, ताकि बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर का एक जो रोल, इंपॉर्टेंट रोल है, वो जस्टिफाई भी कर पाए कि पैसे को वो बढ़ा ही रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है पैसे की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द आइडल मनी विच इज नॉट यूज्ड, उसको वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो 4.5% के हिसाब से हमने इस तरीके से ऐड किया था एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से भी, कि 450 हो गया, फिर 920 हो गया, फिर 11,410 हो गया। ये अमाउंट अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो हमने बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, कल हमने ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस इंटू रेज़ टू द पावर n, जो हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, पीवी इंटू 1 इंटू दिस करके। फ्यूचर वैल्यू को आप इधर ही रखिए, और जो इसके नीचे जो ये है फॉर्मूला, उसको आप दूसरी साइड ले जाएंगे, तो दिस नाउ विल बिकम दिस, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000। ये सारी चीजें आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, आई इज इक्वल टू 4.5 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, एंड देन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये 11,411 कैसे आया, 10,000 का वैल्यू इस तरीके से आया इस फॉर्मूले में पुट करके। तो आप इस फॉर्मूले को, मैथमेटिकल फॉर्मूले को यू हैव टू रिमेंबर, लर्न, एंड क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। इसी तरीके से ये 3 years का वैल्यू निकल गया। अगर हमें इस तरीके से आप 10 years का वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, तो इंटू 3 की जगह इंटू 10 कर देंगे हम, तो वो 10th ईयर का वैल्यू निकल जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर 10 years वुड बी दिस। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। नाउ द टेक्निक्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देयर आर different techniques also which we follow while valuation of the money. कंपाउंडिंग टेक्निक, मतलब दो ही चीजें हो गई, या तो कंपाउंडिंग टेक्निक फ्यूचर की वैल्यू निकाल रहे होंगे हम, या डिस्काउंटिंग हम फिर प्रेजेंट की वैल्यू निकाल रहे होंगे। प्रेजेंट की वैल्यू इज कि अगर हमारे पास फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू इन द सेंस कि ये कब निकाल पाएंगे, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हम बैठे और हमें पास्ट का वैल्यू निकालना है,
तो हम वो फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली माइनस करके चलेंगे जो चीज़ हम प्लस कर रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग द फ्यूचर थिंग। तो दो टेक्निक्स जो है वो हैं कंपाउंडिंग टेक्निक्स, दैट इज फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेशन कंपाउंडिंग टेक्निक से होता है। इन दिस कॉन्सेप्ट द इंटरेस्ट अर्न ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द कंपाउंडिंग पीरियड। अच्छा, हम लोगों ने स्कूल में भी ये चीज़ें पढ़ी होती हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है एक चीज़, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है कि अमाउंट है 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपया, वट एवर अमाउंट, 100 रुपया कुछ भी है, उस पर हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो पहले साल में तो 100 रुपये पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कैलकुलेट हुआ, जैसे यहाँ पर दिखाया था 10,000 पे कैलकुलेट हुआ 450। तो सेकेंड ईयर में वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में वो 10,450 पर कैलकुलेट हुआ। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जो इंटरेस्ट अर्न किया है हमने पिछले साल में उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। That is compound interest. Simple interest is that you're calculating the interest simply on principal amount, and compounding interest is whatever interest you have earned that also has become your income. Total amount पे जब हम calculate करते हैं that becomes this. So यही इस point में लिखा है first point में, the process of calculating future values of cash flows इस मतलब फ्यूचर वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, पहला जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000 रुपया, उस पर जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया था फर्स्ट ईयर में, वो भी प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है नेक्स्ट पीरियड के लिए। सेकेंड ईयर में 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं दिया था बैंक ने, 10,450 पे दिया था। फिर थर्ड ईयर में भी 10,000 पर नहीं दिया था, 10,450 पर भी नहीं दिया था, बट 10,920 पर दिया था। सो जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करे जा रहे हैं वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है और हम नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं। That is what compounding technique is, or the future value technique is. Now discounting, net present value technique क्या होता है? Discounting is present value technique, the process of calculating the present values of cash flows. कंपाउंडिंग मैंने आपको बताया था, कंपाउंडिंग क्या हुआ, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था जो हमने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ उस पर कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो हर साल 450 रुपये ऐड होता जाएगा इंटरेस्ट में, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ईयर में 450 की जगह इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है, थर्ड ईयर में हमें और ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दिस प्रोसेस कंपाउंडिंग वी आर फॉलोइंग। सो कंपाउंड, व्हाट नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, इट इज़ द इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, जो हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल पे पहले ईयर में मिला, एज वेल एज ऑन द इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट विदड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड्स। मतलब अगर हमने पहले साल में 450 रुपये अर्न कर लिया था और अगर हमने उसको नहीं निकाला है, हमने उसको विड्रॉ नहीं करा और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, सो 10,450 वुड बी देयर। एंड who is this who is not able to connect? Sorry. एंड सिंपल इंटरेस्ट इज बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से 450 प्लस 450 प्लस 450 एवरी ईयर होगा, तो वो अमाउंट 11,000 नहीं पहुंचता जितना था, बल्कि थोड़ा कम ही रहता। कोमल, व्हाट इज कोमल सेइंग? कोमल, आर यू देयर बेटा? कैन यू हियर मी बेटा? यस बेटा इट इज योर नेटवर्क, हाँ ये इट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है ये कोमल आपका। नेटवर्क जब स्टेबल नहीं होता तब ऐसा इशू होता है कि वो रिकनेक्ट दिखाता होता है आपको। जहां पर भी आप मिस कर रहे हो और दोबारा जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो मुझे आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, मैं आपको फिर से वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी, या अगर रह जाता है कुछ भी तो आप मुझे बाद में कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको ओवर द फोन भी वो एक्सप्लेन कर दूंगी इफ यू वांट। एंड दिस डॉक्यूमेंट एनी हाउ वंस इट विल बी कंप्लीटेड, मैंने आपको ग्रुप में वो शेयर भी कर देना, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो वी कैन कनेक्ट ओवर द कॉल और ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ये आप जो भी कनेक्शन यूज़ कर रहे हो फ़ोन से या लैपटॉप से, जैसे भी आप कनेक्टेड हो, अपना प्लीज़ इंटरनेट एक बार चेक करवा लेना आप, क्या स्पीड आ रहा है और इतना अनस्टेबल क्यों है, सो दैट फ्यूचर के क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
So these are basically the conclusion. As I have told you कि एग्जाम में भी आपको इस तरीके से ही मेंशन करना है. कोई भी क्वेश्चन आप अगर एक अच्छे लॉन्ग आंसर को आंसर कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक तो जो भी कुछ भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो देना ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ टेक्निक्स पूछते हैं, या आपको सिर्फ मेथड्स पूछते हैं, या आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछते हैं, या रीजन पूछते हैं, कोई भी इस टॉपिक का कुछ भी एक ही चीज अगर आता है, तो भी आपको इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है. ये मैं आपको क्यों बात बता रही हूँ, बिकॉज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्लाइड इंक्लूडिंग कंक्लूजन. कि कंक्लूजन भी है कि हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, सारा टॉपिक पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने रीजंस पढ़ लिए, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या एग्जैक्टली है, फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या लगता है, किस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल डाल के 10,000 का 3 इयर्स का एग्जाम्पल लेके हमने उसको भी फॉर्मूले में फिट करके वो कैलकुलेशन लगा दिया है. फिर हमने मेथड्स पढ़ लिए हैं IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू का कि ये मेथड्स हैं. उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन की टेक्निक्स पढ़ ली हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, IRR है या जो भी है. एंड आफ्टर दैट अब सब कुछ पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज दैट बाय ऑल द अबव डिस्कशन वी गेट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कि मतलब सेम अमाउंट की मनी की वैल्यू डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग होती है. एक सबसे बड़ा कंक्लूजन तो यही है कि ऑब्वियसली अगर आप अपने पेरेंट्स की बात कभी सुने बैठ के कि जब उन्होंने कभी अपना करियर स्टार्ट किया होगा या ज्वाइन किया होगा अपना जॉब कभी, तो किस पर्टिकुलर पैकेज पे उन्होंने ज्वाइन किया था, क्या वही पैकेज सेम जॉब का आज मिलता है? नहीं मिलता है. आज बहुत ज़्यादा हायर हो चुकी है प्राइस अब मार्केट में उस चीज़ की कि आई वुड गिव एन एग्जांपल. व्हेन माय फादर स्टार्टेड ही वाज जस्ट अर्निंग हिज सैलरी 40 years back or 45 years back if I would talk about. Per month salaries were just in hundreds of rupees, not even in thousands. And today we are earning in lakhs also. So time value of money जो है with respect to time it changes. Next conclusion is that we learn the importance of time value of money, how it will be helping in making different decisions. पहली चीज तो हमने समझ ली कि हाँ this is very much sure and understood कि value of money तो change होगा ही होगा टाइम के साथ. दूसरी चीज है कि इसकी इंपॉर्टेंस अब जब हमने जान ली है कि चेंज होगा और हमें पता है कि वैल्यू चेंज होगी, तो अब इस पर्टिकुलर चीज को हम इम्प्लीमेंट भी तो करें अपने डिसीजंस में, फाइनेंशियल डिसीजंस में, या जो एक फाइनेंस मैनेजर के अकॉर्डिंग मेरा रोल है, इफ आई एम अ फाइनेंस मैनेजर इन दी इंडियन कंपनी, और या फिर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मेरा, उससे क्या रेलेवेंस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए रियल लाइफ में. हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यू नो दैट वेरी वेल बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी स्टडिंग अ सब्जेक्ट कॉल्ड आई मीन यू आर इनटू दिस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हो आप, कि आपको तो वैसे भी इस चीज़ का बहुत knowledge that how, and you always try to implement the things which you study in your personal lives also. So we should always be thinking to implement and see the importance to take the different decisions in the life of a corporate so that इससे profit ही हो, नुकसान नहीं हो कुछ भी. A conclusion we get to know that how future value and present value is calculated. हमने सारा कुछ पढ़ लिया because of that mathematical formula which was given by some experts कि ये formula अगर हम follow करेंगे तो हम value of money को, future की value of money को भी निकाल सकते हैं, और आज की जो हमारा वैल्यू उसको भी हम निकाल, उसका तो हमें पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू तो वी नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी टुडे. What are the different techniques and methods for calculating TVM कि क्या क्या different methods and techniques हैं, ये भी हम आज इस particular चीज़ में, इस particular topic में हम cover कर चुके हैं. And the comparisons between different project is done by the firm on the basis of return. कोई भी कंपनी कुछ भी different projects अगर लेके आ रही है, कुछ projects तो होते हैं कि same related to business है, कि same nature of the business same है, उसमें हम कोई नए projects लेके आ रहे हैं तो वो हो गया expansion. कुछ होता है कि हम ऑल टुगेदर एक न्यू प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करें विच इज गॉट नथिंग टू डू विद आवर करंट नेचर ऑफ बिजनेस, इज समथिंग एल्स. सो हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या तो हम सेम बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं या हम न्यू प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस में, उन दोनों चीज़ों में ही हमें ये हेल्प करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी
इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एक बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इट इज़ ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, हर जगह सब कुछ है इनके पास। होटल्स हैं इनके पास हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास स्कूल्स हैं, एजुकेशन में भी हैं ये लोग, डिजिटली भी ये लोग सेल कर रहे हैं, रिटेल स्टोर्स हैं इनके, सब कुछ तो है इनका। देन दे अ फ्यू इयर्स बैक दे स्टार्टेड टेलीकॉम ऑल्सो, कि रिलायंस जियो आ गया, तो वो ऑल टुगेदर एक न्यू डिवीजन हो गया इनका। मतलब अथॉरिटी इज सेम, मैनेजमेंट इज सेम, ओनर इज सेम, बट प्रोजेक्ट डिफरेंट हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया वहाँ पे। टेलीकॉम का बिजनेस दूसरा है, इन्होंने सिम्स बेचना शुरू कर दिया, फिर देन इनके नंबर्स जो भी हैं टेलीकॉम में ये लोग आ गए। नाउ अभी जो ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलायंस इज प्रोजेक्टिंग ऑन, आई मीन दे हैव ऑल्सो एंटर्ड इन दिस इंटरनेट मार्केट ऑल्सो। दे हैव स्टार्टेड, they already are selling different devices to connect for the internet and all those things. Now they are big time focusing at national level, that how we can start this particular, what we say, this LAN, through LAN, how they can connect the internet cables in the for the residences, कि घर पे ये लोग, घर में ये लोग कैसे connections दे सकेंगे through LAN और through fiber optics, whatever wires जो भी है इनका, ये new वो हो गया है, मतलब फोकस एज अ न्यू प्रोजेक्ट इन द मार्केट। सो अगर ये सब चीज़ें ये कंसिडर ही नहीं करें, हो सकता है जो आज ये इन्होंने टेलीकॉम कंपनी जो स्टार्ट किया है, टेलीकॉम डिवीजन जो अपना स्टार्ट किया है, इन्होंने इसकी प्रोजेक्शन बहुत पहले से कर ली होगी। हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल पहले ही सोच लिया हो कि हम आफ्टर 4 ईयर्स ये डिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए इन्होंने अगर मार्केट वैल्यू नहीं एनालाइज किया होता, टाइम वैल्यू नहीं एनालाइज किया होता मनी का, तो शायद ये इन्वेस्टमेंट्स उस तरीके से आज अगर करते जो मनी का वैल्यू 3 साल पहले था, तो लॉसेस में होते, या प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, या उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता जिस तरीके से प्लान हुआ था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर जब प्लानिंग किया गया होगा, तब टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखा गया होगा। ठीक है कि अगर हम ये बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं, तो हमें शायद इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मे बी 10 करोड़ ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को 5 साल बाद स्टार्ट करेंगे, शायद वी वुड बी रिक्वायरिंग 11 और 12 और 15 और वट एवर, जिस हिसाब से भी मनी वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग वट एवर। तो वो ये कंसिडरेशन हमको करना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। I have covered with you guys this topic also. शुरू से लेकर अब तक में किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। सोच लीजिए, I am capturing your attendance meanwhile. There are people who are joining at the end of the lecture only just to get the attendance. Any questions anybody? आपको जो issues आ रहे थे, प्रॉब्लम कॉलेज से था, वो सब रिजॉल्व हो गए या अभी भी कुछ इश्यूज हैं? आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी थी आई थिंक दिल्ली में संडे को, वहाँ पे सब रिजॉल्व हो गया आपका? Can you guys hear me? वो बेसिकली लाइक फर्स्ट ईयर का ज्यादा मेन कंसर्न था मैम। आप लोगों का कंसर्न्स, आप लोगों के जो थे कंसर्न्स, वो सब कवर हो गए हैं अदरवाइज अभी भी कुछ आपको लगता है कि मैम थर्ड ईयर से कोई आया ही नहीं था, 1-2 बच्चे ही थे बस, बाकी सारा फर्स्ट और सेकंड ईयर ज्यादा था। पर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो मैं आप लोगों को ही देख रही हूँ ग्रुप्स में, जो आप लोगों के टेक्स्ट होते हैं। 7th सेमेस्टर वाले ही सबसे ज्यादा टेक्स्ट भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉलेज के बारे में अगेंस्ट में हैं। व्हाई आर यू गाइस सो, इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एवरीबडी, आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? You should be focusing on what you are studying guys. अभी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके उतना ज़्यादा सीरियस होना किसी छोटे मोटे इशू के लिए भी, that is not right for you and for your career also. You should be taking things easy and should be focusing on your studies more. एंड स्टडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है कि मैंने कैसे मार्क्स अच्छे लेने हैं क्या। यू शुड बी इंक्रीजिंग योर नॉलेज डे बाय डे। We should be understanding कि nobody else is our competitor but we are our own competitor. हम खुद ही अपने आप से compete करते हैं, and every day, every single passing day, we should be a better person. We should be learning something or the other new in our personal life to excel.
कुछ ना, क्योंकि आप कहीं पर भी फ्यूचर में जॉब भी करेंगे या बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करेंगे, एवरीबडी वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम यू। And never stop learning, never stop upgrading yourself। जो चीज़ें आप आज पढ़ रहे हैं, हो सकता है जब आप मार्केट में जाएं, जॉब करें, 1 साल 2 साल बाद कहीं और किसी कॉर्पोरेट में होंगे, तो शायद इनमें से जो आज टेक्निक्स मेथड्स या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, शायद ये चीज़ें पुरानी हो जाएं उस टाइम में, और आपको फिर अपने आप को रिन्यू करना पड़े। नहीं, जो उस टाइम में मार्केट में न्यू प्लेटफॉर्म होगा, शायद आपको वो लर्न करना पड़े, फिर से आपको उस पर ट्रेनिंग लेनी पड़े ऑन वट एवर वे। वो नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को ड्यूरिंग दी स्टडी टाइम ऑल्सो, आफ्टर दी स्टडी टाइम ऑल्सो, मतलब लर्निंग विल ऑलवेज बी देयर, लर्निंग विल नेवर स्टॉप, इवन आफ्टर योर डिग्री इट विल नॉट स्टॉप। सो इफ यू आर देयर इन बिजनेस, आप सोचो कि पेन कॉपी पेंसिल पढ़ना लिखना या लर्न करना ये सब चीज़ें तभी तक है जब तक आप कॉलेज में हो, तो ऐसा नहीं है। इट विल ऑलवेज बी देयर लाइफ टाइम, everywhere, it will be everywhere। There are 2-3 minutes left only for this meeting to auto disconnect। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए। आप लोगों के पास अपना सिलेबस है सबके पास, या उसमें भी कुछ इश्यूज हैं तो मुझे बताइए। सिलेबस तो आई थिंक आप लोगों के पास सबके पास होगा। यस मैम। यस मैम है। दिस इज द सिलेबस बेसिकली। मॉड्यूल 1 जो है, अब मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 लेक्चर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने हमारे 2 लेक्चर्स ले लिए। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस मोर और लेस हम कवर वैसे तो कर ही चुके हैं, जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सारे सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही है। लेकिन जब हम व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग, तो हमें कंटेंट चाहिए होता है ज़्यादा, so that you can answer the question in 2 3 4 pages 5 6 pages whatever। तो इसलिए मैं इसको 1 लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। सो 1 मॉड्यूल विल बेसिकली बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर्स। तो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मॉड्यूल 2 3 4 देयर विल बी 3 मोर मॉड्यूल्स। मैं ये टॉपिक वाइज ही चल रही हूँ, सो दैट कोई टॉपिक मिस ना हो या आप उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रह जाए कि ये कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हम लोग सीक्वेंशली चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया था। फाइनेंस फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स क्या था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने आज कंप्लीट कर दिया है। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आई विल ट्राई दैट यू ऑल शुड जॉइन, एवरीबडी शुड जॉइन इन टाइम सो दैट वी कैन स्टार्ट द मीटिंग इन टाइम। 40 मिनट्स ही रहते हैं हमारे पास, सो दैट वी कैन कवर एटलीस्ट 1 गुड टॉपिक इन 1 लेक्चर एंड नॉट लिंगरिंग इट ऑन फॉर द नेक्स्ट क्लास। एक टॉपिक मैं चाहती हूँ एक क्लास में अगर कवर हो जाए तो हमारे पास टाइम रहेगा डिस्कशन के लिए भी बाद में भी। तो अक्टूबर एंड तक हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि हमारा ये टोटल जो भी हमारा सिलेबस है सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर पाएँ। उसके बाद अगर आपके पास किसी के पास कुछ नोट्स नहीं भी हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरे से हेल्प लेकर नोट्स भी अपने कवर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ग्रुप में तो शेयर कर ही रही हूँ नोट्स आपकी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके। और कुछ भी इश्यूज कभी भी रहते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी फॉर दिस थिंग। ठीक है, चलिए अभी इट इज ओके फॉर टुडे, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल कनेक्ट लेटर। ओके, बाय बाय। ओके मैम।